मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के चुनाव प्रचार में आया हूँ और मैं कुछ बातों को लेकर आश्वस्त हूँ कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। एक तरफ जहाँ उनके दादा चौधरी भजनलाल की ज़मीन तैयार की हुई है, वो उस राजनीतिक पृष्ठभूमि का उनको फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में पूरे देश की आस्था आज जग रही है और पूरा देश उनके पक्ष में खड़ा हुआ है, उनकी नीतियों के पक्ष में खड़ा हुआ है। वो फ़ायदा उनको मिलने वाला है। उनके साथ साथ हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की जो समान विकास की जो नीतियां हैं और ईमानदारी से जो नौकरियां उन्होंने दी, उन सारी बातों का लाभ उनको मिलने वाला है और मैं इस के लिए पूरा आश्वस्त हूँ कि वो अच्छे मतों के अंतर से यहाँ से कमल खिलाएंगे आजमगढ़। काफी चर्चा चल रही है कि जब भी इलेक्शन होता है उनको पैरोल मिल जाती है, इस पर क्या? नहीं, अभी कुछ दिन पहले भी पैरोल मिली थी, उस समय कोई इलेक्शन नहीं था हरियाणा में। ये तो एक न्यायपालिका की प्रक्रिया है। कोई आदमी कैदी पैरोल मांगता है तो किस समय उसको देते हैं, उसमें हमारी पार्टी का या कोई सरकार का कोई रोल नहीं होता है। ये न्यायालय का विषय है, उनको कब पैरोल वो मांगता है और कब उसको वो देते हैं। इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, राजनीति से इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सर, चुनाव के दौरान कुछ लोग आंदोलन करके चुनाव को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो देवताओं का भी विरोध होता रहा, दानवों के साथ उनकी लड़ाई चलती रही। ये सदा का एक प्रक्रिया है, देव दानव प्रक्रिया चलती रहती है संसार में। जो आदमी किसी मुद्दे के एक पक्ष में होगा तो दूसरा विपक्ष में भी होगा। एक सतत सृष्टि की प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। इन चीज़ों से कोई ज़्यादा चुनाव के ऊपर असर पड़ता नहीं है और चुनाव के समय में जो लोग ऐसा करते हैं उसको जनता भी समझ जाती है कि आज से पहले ये कहाँ पर थे जो चुनाव के समय में ही ये मुद्दा लेके आए हैं। सर, आपके समाज से आते हैं जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, बीजेपी में अच्छा उनका मान सम्मान भी था। कल वो उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है, तो उनको क्या मन मुटाव था, किस लिए वो वहाँ पे गए? मोटा होगा तो कुछ सवाल ही पता नहीं होता। वो तो ब्यूरोक्रेट थे। चौधरी भजनलाल ने उनको एचसीएस बनाया था, रामजी लाल ने उनको एचसीएस बनवाया था। तो भाजपा सरकार में भी वो कुछ जिलों में उपायुक्त भी रहे और फिर कमिश्नर भी रहे, रोहतक के भी कमिश्नर रहे। तो और रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद उनको एक बहुत अच्छे पद उनको दिया हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल जी ने, सूचना आयुक्त का, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पद है और 6 साल तक वो लगातार उस पद पर रहे। तो इसका तो मैं यही समझूंगा कि ये तो जो चाणक्य ने कही थी ना कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाप तो कृतघ्नता होता है। आदमी को किए का एहसान मानना चाहिए और उनके जाने से कांग्रेस में कोई ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं कांग्रेस को, ना वो इतने बड़े नेता भी जिनका कोई जनाधार हो जनता में। ब्यूरोक्रेट थे और डायरेक्ट सीधे फिर वो सूचना आयुक्त बन गए। उनका जनता से कोई संपर्क भी नहीं है, इससे कोई चुनाव पर असर पड़ने वाला नहीं है। सर, पहले की बात करें तो लोग कहते थे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब स्कूल बंद करने की एक प्रोसेस शुरू हुआ तो लोग कहने लगे कि स्कूल बंद कर रहे हैं बीजेपी। तो इसको किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, बीजेपी कोई स्कूलों को बंद नहीं कर रही है। जहां छात्रों की संख्या बिल्कुल कम है और जो एक केवल मात्र सरकार पर बोझ हैं, तो सरकार ऐसी चाहती है कि या तो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें, प्राइवेट स्कूलों का मोह छोड़ें और उनमें तमाम किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। फिर भी अगर कोई छात्र नहीं आएगा और लोग प्राइवेट संस्थाओं की तरफ जाते रहेंगे तो फिर सरकार के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा उस स्कूल का बंद करने का। यहाँ पर हरियाणा में आदर्श स्कूल भी बहुत है। मैं इतने कितने स्कूलों को जानता हूँ जो सरकारी स्कूल हैं और उनमें हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और बहुत अच्छी वहाँ पर शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है। बल्कि मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा गुणवत्ता सरकारी स्कूलों की है शिक्षा की। लेकिन बीच में एक लंबे अंतराल में ये लोगों के अंदर एक भावना पैदा होगी कि इंग्लिश स्कूल में डालने से बढ़िया टायर, बढ़िया उसकी ड्रेस लगवाने से शायद बच्चे का अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ता हो। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। फिर भी जहाँ पर ऐसा कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर छात्र हैं ही नहीं, तो फिर तो उसको चलाने का कोई तुक भी नहीं बनता है कि खामखा का आर्थिक बोझ पड़ा रहे। बाकी बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं। सरकार मॉडल संस्कृत स्कूल लेके आई जो बहुत अच्छा मॉडल है, और इसको आगे कब तक बढ़ाया जाएगा सर?
देखिए, इसका सरकार का यही इसमें इरादा है कि गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। और मॉडल संस्कृति स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारी इस चीज़ का अंग है। और बड़े बड़े ऑफिसर आपको मिलेंगे जिन्होंने केंद्रीय विद्यालयों में, जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की है। आपको IAS IPS बहुत से मिल जाएंगे। उसी तर्ज के ऊपर मॉडल संस्कृति स्कूलों की श्रृंखला पूरे देश के अंदर चालू की गई है। हर बच्चा शिक्षित बने, चाहे गरीब है अमीर है, उनको समान शिक्षा मिले और साथ ही साथ समान चिकित्सा मिले। ये भी मोदी जी का मंत्र है कि शिक्षा और चिकित्सा में कोई भेदभाव नहीं हो, गरीब से लेकर अमीर तक का सबके बच्चे एक ही स्टैंडर्ड के स्कूलों में पढ़े। उसके लिए मॉडल संस्कृति स्कूल का बहुत अच्छा कंसेप्ट सरकार ने शुरू किया है और इसको बहुत ज़्यादा जनता का समर्थन भी मिल रहा है। सर, शिक्षा की बात करें तो जो आपने भी शिक्षा ग्रहण की है वो दौर था और आज बच्चों का, लड़के और लड़कियों का दौर है। किसी बच्चे से हम पूछते हैं भाई आपको ये काम करना है, वो फट से बोल देता है मेरे पास टाइम नहीं है 1 मिनट का भी। तो पढ़ाई का स्तर कितना बढ़ा है, आप थोड़ा सा बताना। ये माध्यम भी देखो बदले हैं और थोड़ा सिलेबस का बोझ भी बदला है। अब पहले जो थी वो सारी की सारी शिक्षा जो थी कलम दवात की, पेन की, स्लेट की, बरते की, उनकी होती थी। आज सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाती हैं, वर्चुअल कितनी क्लासेज हुई हैं इसमें कोविड काल में। तो शिक्षा का तरीका भी बदला है, सब्जेक्ट भी बदले हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आज हमें बात करेंगे कि सारा काम मैनुअल करें तो शायद कलम से वो काम करने में जो घंटों लग सकते हैं वो IT के माध्यम से मिनटों में वो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो सारी चीज़ों में ही परिवर्तन है। तो अभी सरकार की योजना है कि बस्तों का बोझ कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर की शिक्षा, डिजिटल शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिससे हर सब्जेक्ट की जानकारी थोड़े समय में और जल्दी बच्चे तक पहुंच जाए। उसके लिए टैब देने की एक योजना हरियाणा सरकार ने बनाई है। काफ़ी लाखों की संख्या में टैब दिए हैं और जब बाकी रहेंगे उनको भी देंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है ना IT का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और अब ये सैटेलाइट युग आ गया है। हर जानकारी आप गूगल के ऊपर 1 मिनट में सर्च कर सकते हैं। अब चिट्ठी पत्री डालने का युग समाप्त हो गया। व्हाट्सएप पर शादियों के कार्ड जाने लगे। अब पहले तो आदमी की मौत का भी कार्ड जाता था तो उसकी 13वीं हो जाती थी, उसके बाद ही कार्ड उसको मिलता था। तो समय का परिवर्तन है ये। उसके साथ साथ शिक्षा में भी परिवर्तन है, हर चीज़ में परिवर्तन। आओ जनरल साहब। सर प्रभावित है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आज नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरी देश क्या दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान उन्होंने बनवाई है। तो जनता, आज मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ को अपने मोबाइल के ऊपर सर्च करके देख लेती है। और इसी प्रकार हरियाणा सरकार का जो मनोहर लाल जी ने आने के बाद जो ट्रांसपेरेंट हर काम किया है, उसका जानकारी हमें ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। आज तो बच्चे हर चीज़ को सर्च कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हर चीज़ मेरिट के आधार पर हो रही है। अगर कहीं थोड़ी सी मेरिट इग्नोर हो जाए तो 1 मिनट में कोर्ट में मामला पहुंच जाता है। तो बहुत जागरूकता है इस समय और हर बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि सरकार, ये कौन सी सरकार ने क्या किया है और आज की सरकार हर वर्ग के विषय में क्या सोच रही है। इसमें BJP का कोई मुकाबला नहीं है।